हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एसएससी ने अपनी एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ कर दी है और आप अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अपने ग्रे एरियाज देखिए, कहाँ पर कौन वीक पॉइंट है आपका, उसे आप अच्छे से सॉर्ट आउट करिए, अच्छे से मजबूत कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली में, जो आप देख रहे हैं एपी सर इंग्लिश, ये हमारी ऑफलाइन एसटी होती है। तो सैटरडे को होती है और उसका डिस्कशन भी होता है, बट किसी कारणवश आज ये नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ऑनलाइन कराना पड़ा। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जितनी भी हम एसटी कराएं सब ऑनलाइन भी डिस्कशन कराएं, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस एसटी का या ऐसी और भी एसटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं डेली। आप वहाँ पर द हिंदू के कुछ अच्छे आर्टिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वक़ैब PDF मंथली या फिर डेली वो भी आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में है। तो ये डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये हालांकि एसटी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सुबह ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप अपने आंसर्स मैच करिएगा, फिर बताइएगा कितने सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हो। जितना छोटा वीडियो होता है उतना ज़्यादा आप वीडियो यहाँ पर अच्छे से देख लेते हो। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इसे हम पूरे से सॉल्व कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो, आपके पास तो फैसिलिटी है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर सोल्यूशन दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस, गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से हमें फाइंड करना है कौन सा ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है। ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों होना चाहिए। सी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स, पहला लिखा है, और दूसरा लिखा है सी इज़ वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स, एंड थर्ड वन इज सी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर, एंड फोर्थ वन इज सी इज़ वीकर ऑफ द टू सिस्टर। चलिए, आपने देखा होगा कि हमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि CD के पहले आर्टिकल द का यूज, आपने देखा होगा, ये बात पढ़ा होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि CD के पहले आर्टिकल द का यूज सिर्फ 2 ही केस में आप लगाइएगा दोस्तों। एक तो हमारा, एक तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ या ग्रेजुअल डिक्रीज़ हो, तब आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करिएगा। और दूसरा हो आपका, जब 2 में से किसी एक को बेहतर बताना हो, 2 में से किसी एक को बेहतर बताना हो, तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करिएगा। बस 2 ही केस में आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे पहला था, द हायर यू गो द कूलर यू फील, है ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील। और ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि 2 में से किसी एक को बेहतर बताना हो तब। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा है, बिल्कुल सही है। और ऑफ द टू, ये भी सही है, क्योंकि 2 में से किसी एक को बताना है, तो 2 को जो बताना है वो डेफिनेट हो जाएंगे, डेफिनेट के लिए आर्टिकल द लगता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सब गलत हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर वीकर के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया है, यहाँ पर 2 के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया है, और यहाँ पर भी 2 के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया, और यहाँ पर भी नहीं लगाया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड में हमें फाइंड करना है ग्रामेटिकल एरर देखना है। लिखा है, अ कंट्री इज़ यूजली। अब देखिए, सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब देखिए, अ कंट्री लिखा है जो कि सिंगुलर है, इज़ सही है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर बी की फॉर्म आपको पता है, बी की फॉर्म के बाद अगर वर्ब की ING फॉर्म आए तो ये कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, और इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन बनकर कॉम्प्लीमेंट बनकर भी आ जाते हैं, तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इस लिखा है, इसके बाद ING तो हम इसे करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ING करेंगे तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस वर्ब का अ कंट्री ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अ कंट्री इज़ यूजली मेक अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। एक देश जो है आमतौर पर बहुत सारे लोगों की अब क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों की कम्युनिटीज़ से मिलकर बना होता है। एक देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इस चीज़ की जैसे करेंगे, अ कम्युनिटी इज़ यूजली मेकअप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल। एक जहाँ पर देश है आमतौर पर लोगों के अलग अलग समुदायों से मिलकर बना होता है ना। एक देश जहाँ पर आमतौर पर लोगों के अलग अलग समुदायों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर बना होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में, इसका पैसिव वॉइस होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तब मेक ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो मेड अप हो जाएगा। अच्छा, मेक अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। मेक अप, इसका मतलब होता है मेकअप ऑफ समथिंग। इसका मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बना होना। और एक और इसी से मिलती जुलती फ्रेजल वर्ब होती है मेक अप फॉर समथिंग।
तो इसका मतलब होता है कंपनसेशन के सेंस में आप उसे यूज करते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप, किस पार्ट में एरर हो जाएगी, सो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी सेकंड नंबर का थर्ड हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द हिमालयाज रिप्रेजेंट, अब द हिमालयाज जो हमारा है सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल है, इसलिए रिप्रेजेंट प्लूरल वर्ब दे रखी है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ दी मोर, वन ऑफ दी के बाद आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री आती है। कई सारे रीज़न है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा होता है, क्योंकि ऑफ जो प्रपोजिशन होता है ये सिलेक्शन दिखाता है, यानी टोटल और पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। टोटल और पार्ट कहने मतलब है कि यहाँ पर जैसे टोटल जो दिखाता है वो ऑल को दिखाता है, और सुपरलेटिव डिग्री आप लगाते ही हो ऑल के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑफ के बाद जो यहाँ पर डिग्री आएगी वो कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। याद रखने का बात क्या है कि वन ऑफ के बाद आप हमेशा याद रखना कि अगर आप कभी कोई डिग्री लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और नाउन जो आता है वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर लिखा है द हिमालयाज रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर, ना होकर वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए था यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नाउन प्लूरल है और की बैरियर्स बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। फोर्थ नंबर देख लेंगे फटाफट। फोर्थ में हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन दिखाना है। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी सीव्ड। अब आपको पता है बी के साथ अभी मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो पैसिव वॉइस बनाती है, और पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। स्टील इज़ टफ एंड इट कैन बी, इट क्योंकि प्रोनाउन किसका है, स्टील का है, तो कैन ईजिली बी सेव्ड। सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल दे रखी है, सही है। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए कट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, और मेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी सब कुछ सही तो है। इसका मतलब जो लिखा गया पार्ट अंडरलाइंड है बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है इम्प्रूव करने की, ठीक है, बिल्कुल ऑलरेडी सब कुछ सही है। जो कि ऑप्शन सारे दे रखे हैं वो गलत हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर कोई गलती है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। एवरीवन लिखा है, सेव द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज करना है। अब हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे हम उसे एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारी। जैसे डेयर आपको पता है करेज दिखाता है, तो करेज की बात यहाँ पर है नहीं। कुड कैपेसिटी दिखाता है, माइट पॉसिबिलिटी दिखाता है, डिस्टेंट की, दूर की, और मस्ट जो है मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो मॉरल ऑब्लिगेशन की ज़्यादा बात होती है, नैतिक कर्तव्य की ज़्यादा बात होती है। सो ऑप्शन नंबर मस्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मस्ट सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीअरेंजमेंट का है, सो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट CBDEA। अगर आपको कोई डाउट होता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आंसर फटाफट इसका क्या हो जाएगा, CBDEA 6 का E हो जाएगा। अच्छा, रीअरेंजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में बता रखा है, ये बच्चे ज़रूर कर लेते हैं सारे सब कुछ। अगर कोई डाउट हो आपको तो पूछिएगा ज़रूर। पेयरिंग करिएगा, इससे वैसे आसान तरीका हो जाएगा। पेयर ढूंढिए, ग्रुप बनाइए, पेयर बनाइए, बस आसान हो जाएगा ये। और बेसिक छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो आप उसे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। 7 नंबर का आंसर है शी रैन द पुलिस स्टेशन डैश हेल्प। अब हमें यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज करना था। फॉर प्रपोजिशन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थी। इनटू जो है मोशन के लिए लगाता है ना, चेंज इन मोशन हो तो इनटू लगाते हैं। बाई का यूज हम एजेंट के लिए भी करते हैं, बाई का यूज सपोर्ट के लिए भी करते हैं। बिसाइड्स से आपको पता है इन एडिशन के लिए लगता है, और फॉर पर्पज के लिए लगता है। लेकिन यहाँ पर द पुलिस स्टेशन है, जब आपको डायरेक्शन पता हो लेकिन डेस्टिनेशन ना पता हो तो आप टूवर्ड्स लगाते हो, तो यहाँ पर तो टूवर्ड्स हो जाएगा। और यहाँ पर उसका पर्पज़ क्या था, पर्पज़ हेल्प थी, तो फॉर प्रिपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 टूवर्ड्स और फॉर। यहाँ पर टूवर्ड्स लगाइएगा और यहाँ पर फॉर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में फिल इन द ब्लैंक बताना है। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉज सीरियस, यहाँ पर हमें भी अगेन मॉडल वर्ब का यूज करना है। बेसिकली देखो कैनॉट और माइट नॉट तो लॉजिकली नहीं फिट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई रिवर है अपना कोर्स बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, तो कुछ न कुछ तो खतरनाक होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो थोड़ा सा ये मीन्स आप अपने सेंस से भी इन्हें
डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। बचा हमारे पास वुड और मस्ट। तो मस्ट मॉरल ऑब्लिगेशन के लगता है यहाँ पर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर का सेंटेंस बड़ा ही अच्छा है, इस पर हमें एरर फाइंड करनी थी। तो आई लिखा आई लव द डॉग्स बट आई डोंट लाइक द डॉग माई फ्रेंड टिंजी वोन्स सिंस इट बाइट्स पीपल। जनरली बात कर रहा है कि मैं डॉग्स को पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी डॉग की देखो कोई स्पेसीज डेफिनेट स्पेसीज नहीं बताया है, जनरली डॉग्स बताया, यानी सारे डॉग्स की बात कर रहा है। अगर हमें कभी स्पेसीज डेफिनेट नहीं बतानी है, जनरल सेंस में यूज़ किया जाना है, तो फिर हम वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, याद रखना। हम ये नहीं बोल सकते हैं अ मैन इज़ मॉर्टल, ध्यान रखना, अ मैन इज़ मॉर्टल, क्योंकि मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी इंसान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ मैन द मैन नहीं लगाते, मैन इज़ मॉर्टल बोलते हैं। लेकिन इसी मैन और वुमेन को हमें डेफिनेट बनाना हो तो फिर आर्टिकल आ द सब कुछ लगा सकते हैं, है ना। डेफिनेट बनाने के लिए द और एक को दिखाना है तो आर्टिकल ए और एन जो भी जैसा बनता है वैसा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो जब भी कभी आप मैन वुमेन एनिमल को जनरल सेंस में यूज करें तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल दा यहाँ पर आपको रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर कोई स्पेसीज़, कोई पर्टिकुलर स्पेसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप के डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन ये उस डॉग को नहीं पसंद है, यानी कि दूसरा डॉग जो है वो डेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल दा देखो ये लगाया है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आई लव द डॉग्स, इसका मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा, आई लव द डॉग्स नहीं हो जाए, आई लव डॉग्स। मैं कुत्तों को पसंद तो करता हूँ, है ना, मैं कुत्तों को पसंद तो करता हूँ, डॉग्स को पसंद तो करता हूँ, लेकिन बट आई डोंट लाइक, लेकिन मैं नहीं पसंद करता हूँ कौन से डॉग, जो मेरा फ्रेंड ओन करता है, जिसका नाम टेंजी है ना, माई फ्रेंड टेंजी ओन्स, यानी मेरा फ्रेंड जो टेंजी है, जिसका नाम, मेरे दोस्त का नाम टेंजी है, और जो वो डॉग ओन करता है, यानी जो डॉग उसके पास है उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो डॉग लोगों को काटता है। तो यहाँ पर जो टेंजी के पास जो डॉग है वो डेफिनेट हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, तो आर्टिकल दा यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि सी पार्ट वाला आर्टिकल दा सही है, लेकिन ए पार्ट वाला आर्टिकल दा गलत है। तो आपको आंसर कौन सा देना पड़ेगा, आर्टिकल ए वाला, सॉरी ऑप्शन ए वाला आर्टिकल दा गायब करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, विशेष ध्यान रखिएगा इससे सेंटेंसेस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक बार 9 नंबर फिर से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपको आर्टिकल दा को रिमूव करना होगा, ध्यान रखना, लेकिन ये वाला आर्टिकल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। दो आई वॉज नॉट हैप्पी, यद्यपि मैं खुश नहीं था। अब दो को दो ऑल, तो इवन दो ये कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। इनके साथ अगर पॉजिटिव होगा तो आगे नेगेटिव होगा, और इनके साथ नेगेटिव होगा तो आगे पॉजिटिव होगा, है ना। तो दो आई वॉज नॉट हैप्पी, यद्यपि मैं खुश नहीं था। आई वेंट टू द रिसेप्शन बिकॉज ऑफ द सेक, नहीं, फॉर द सेक ऑफ होता है, ये तो आपको पता होगा, फॉर द सेक ऑफ होता है, फॉर द सेक ऑफ। और जाने के लिए प्रिपरेशन टू आती है, वेंट टू समवेयर होता है ना, क्योंकि टू जो प्रिपरेशन होती है वो डेस्टिनेशन शो करती है, जहाँ पर आप जाते हो आपकी डेस्टिनेशन होती है। तो प्रिपरेशन टू जो होता है डेस्टिनेशन शो करता है। हालांकि प्रिपरेशन टू को हम रेसिपिएंट की प्रिपरेशन भी बोलते हैं। तो टू हो जाएगा वेंट के साथ टू, और वेंट टू द रिसेप्शन फॉर द सेक ऑफ, जिस ऑप्शन में हो फॉर द सेक ऑफ वहाँ पर लगा दीजिए आंसर। आई वेंट टू द रिसेप्शन फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पहला गलत क्यों है, आई वॉन्ट फॉर दी रिसेप्शन गलत हो जाएगा। आई हैड के साथ वेंट नहीं आता है, गलत हो जाएगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, आई हैव के गॉन, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। और आगे देखो बिकॉज ऑफ भी लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्या हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में लिखा है जज फिल इन द ब्लैंक बताना है। जॉर्ज डिडंट प्ले वेल, जॉर्ज ने अच्छा नहीं खेला था। ही डैश फीलिंग टायर्ड, अच्छा अगर वो उसने किसी ने अच्छा नहीं खेला था इसका मतलब वो थका हुआ, ऐसा उम्मीद किया है, ऐसा ना आशा लगाई, उम्मीद की गई, ऐसा उम्मीद की गई या फिर ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, पॉसिबिलिटी शो की गई। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, जो कि पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए माइट हैव बीन, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बहुत आसान है इस पर। 12th अगेन हमारा फिल इन द ब्लैंक है। आई डैश डन समथिंग इफ़ आई हैड नोन। अब आपको पता है इफ़ आई हैड नोन, यानी कि ये हमारी क्लोज कंडीशन है, जिसे आप कंडीशन नंबर 3 बोलते हो। क्लोज कंडीशन में आपको पता है यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, आई वुड हैव, है ना, यानी सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा, वुड हैव। आई वुड हैव डन समथिंग, मैंने ज़रूर कुछ किए होता अगर मुझे पता चलता कि आप मुसीबत में हो। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हो जाएगा। आप इसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, चेक कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। 13 नंबर लिखा है आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो, हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिनोनिम कॉन्ट्राडिक्ट का। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, अगेंस्ट करना, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोज करना, है ना, अपोज इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम में फाइंड करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, 3 हो जाएगा, अपोज। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है ना विरोध करना। बहुत सारे सिनोनिम हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट के रिफ्यूट बोल सकते हो, है ना, रिफ्यूट,
नोट कर लीजिए फटाफट। मैं बोल देता हूँ, नोट लिखूंगा नहीं। रिफ्यूट हो सकता है आपका, अगेंस्ट से बोल सकते हो, अपोज बोल सकते हो, बिलाई बोल सकते हो, कॉन्ट्रावीन बोल सकते हो, है ना, कंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो। सो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो अपोज इसका सिनोनिम बेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अप्रूव मतलब हामी भरना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सैंक्शन इसका एंटोनिम हो जाएगा। कन्फर्म इसका एंटोनिम हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 14 नंबर में फाइंड करना एंटोनिम रिवेलियन का। रिवेलियन मतलब विद्रोही होता है, विद्रोही यानी जो ना बिल्कुल विद्रोह हो, उतावला, बिल्कुल ना आक्रामक टाइप का। तो इसका एंटोनिम में फाइंड करना है जो शांत रहेगा, दब्बू रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सबमिशन जैसे बोलते हो। सबमिसिव होता है ना एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दब्बू, वही हो जाएगा। रिवोल्ट, म्यूटिनी और डिसओबीडियंस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ध्यान रखना ये जो तीनों हैं ये हमारे रिवेलियन के सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का देख लेते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम फाइंड करना है गाइललेस। गाइललेस बहुत अच्छा वर्ड है। गाइल एक वर्ड आपने सुन रखा होगा ना। गाइल का मतलब होता है चालाक, धृत, कनिंग जैसे बोलते हो ना, कनिंग, CUNNING है ना, CUNNING, कनिंग जैसे बोलते हो। तो गाइल एक वर्ड होता है ना, GUILE, गाइल जिसे बोलते हो, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। ये इसका मतलब होता है बहुत ही चालाक। सॉरी, गाइल नाउन होगा ना, गाइल नाउन होगा। और गाइल लेस यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है गाइल लेस है, इसका मतलब ये चालाक नहीं है, बिल्कुल अच्छे दिल वाला इंसान है, ईमानदार है, खुले व्यवहार वाला है, उसे हम गाइल लेस बोलते हैं, है ना। तो गाइल लेस यहाँ पर लिखा है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। तो गाइल वर्ड जो हमने बताया है वह फिर समझेंगे। गाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जिसका मतलब होता है कनिंग, चालाक, वाइली, वाइली बोल सकते हो, WILY, वाइली कनिंग का सिनोनिम हो जाएगा, गाइल का सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन गाइल लेस का एंटोनिम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइली जिसे बोलते हो, वाइली, WILY, वाइली, है ना। ट्रस्टिंग जानते हो, इम्पेशेंट जानते हो, जो अविवेकी होता है ना, प्रोडक्टिव जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में फाइंड करना है पैसिव वॉइस। द कंपनी प्रोड्यूसेस, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, इज एम आर के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखो लिखा है प्रोड्यूसेस व्हाट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो आर आएगा, आर आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहाँ पर है देखो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 16 का। आगे बढ़ते हैं 17 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी। ड्रॉप मी मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी। ध्यान दीजिएगा ये हमारी मेन क्लॉज है, और ये जो टाइम हमारा लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको पता है जो ये सेंटेंस आप पढ़ते होंगे बड़े ध्यान से, अगर आप यहाँ पर रट्टा ना मारें, कोशिश करें समझने की, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से और ताउम्र आप याद रखेंगे। तो ये बात याद रखते हैं कि जब भी अगर आप कभी मेन क्लॉज में, आपका जो मेन क्लॉज का टाइम हो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। ये बात याद रखना है ना। अगर मेन क्लॉज का टाइम हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, जो लिखी गई है फ्यूचर में, जो कि गलत है, ध्यान रखना। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ये भी याद रखना है ना। तो अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था। द फूड इज रेडी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। इसका क्या होगा, 17 का 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में हमें फाइंड करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें, तो प्रोफेसर है। प्रोफेसर बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। नॉलेज में हमारे पास यहाँ पर आपको पता है, नॉलेज में एल के बाद यहाँ पर डी नहीं है, नॉलेज होना चाहिए था, LEDG है ना, तो यहाँ पर डी नहीं है, डी होना चाहिए था यहाँ पर, वो नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। लेबोरेटरी की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, लेबोरेटरी होता है टरी, यानी ए यहाँ पर जो लिखा है इसे ओ होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है। और प्रोमिनेंस की स्पेलिंग यहाँ पर देखो लिखा है जो, वो ए ना होकर यहाँ पर क्या हो जाए था, केवल आई होता, बिल्कुल सही था। तो ए यहाँ पर एक्स्ट्रा था यहाँ पर, यानी कि आंसर हमारा केवल थर्ड होगा, जो कि इस प्रोफेसर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बट प्रोफेसर के केस में कभी कभी DF दे देते हैं एग्जामिनर, वो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो प्रोफेसर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, अगेन हमें करेक्टली स्पेल्ड फाइंड करना है, और करेक्टली स्पेल्ड में क्वेश्चनियर की स्पेलिंग बिल्कुल सही दे रखी है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बाकी इन्वायरमेंट की स्पेलिंग में आपको पता है ENVIRON होता है, यानी ओ के बाद यहाँ पर एन नहीं है, वो लगा देना है। और इनकरेजमेंट की स्पेलिंग आपको पता है गलत हो जाए, यहाँ पर लिखा है तो ENCOURAGE होता है ना, यानी ये गलत लिखा है, EN लिख लीजिए, ENCOURAGE है ना, MENT, ये इनकरेजमेंट की स्पेलिंग होती है, तो ये भी गलत लिखा है।
और फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग क्या होती है? FAHREN और HEIT, फ़ारेनहाइट है ना। फ़ारेनहाइट जिसे आप F से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वही होता है। तो ये भी गलत है, यानी ये सब गलत है। आपके पास आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है बिल्कुल सही लिखा है। आगे लिखते हैं, ईडियम फाइंड करना। हिट अ बैड पैच, ये बहुत ही जल्दी भी कवर कराया है। इसका मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर फोर्थ है ना, फोर्थ इसका आंसर सही हो जाएगा। टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, आगे देखते हैं। 21 नंबर में फाइंड करना है फ्रेज दैट कैन, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके वो इनएविटेबल होता है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। इररेजिस्टिबल, जिसे रोका ना जा सके। इनफेलिबल, जो कैसे फेल ना हो, है ना। और इररिपेयरेबल, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 21 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में हमें फिर से अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताना है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ और थिंग, यानी जो आप क्या बोल सकते, पेसिमिस्ट है, निराशावादी है ना, उसे आप ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है। थेरेपिस्ट जानते ही हो। सैडिस्ट मतलब जो दूसरों को दुख देकर खुश हो, वो सैडिस्ट होता है। और ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, पॉजिटिव इंसान होता है। सैडिस्ट और मैसोचिस्ट में आपको अंतर बता चुका हूँ। सैडिस्ट वो इंसान होता है जो दूसरों को दुख देकर खुश हो, और मैसोचिस्ट वो इंसान होता है जो खुद को दुख देकर सुखी हो। याद रखना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में ईडियम अप इन आर्म्स का मतलब होता है रेडी टू फाइट, यानी एंग्री होना, गुस्से में रहना, उसे बोलते हैं। तो रेडी टू फाइट, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना है मिटिगेट का। मिटिगेट का मतलब होता है चीज़ों को कम करना, चीज़ों को नहीं कम करना, सॉरी, बेसिकली कोई प्रॉब्लम हो, दुख हो, दर्द हो, उसको कम करना होता है, उसे मिटिगेट करना बोलते हैं। मिटिगेट के सिनोनिम से समझ सकते हैं आप। मिटिगेट के सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, सुना है, मैं आपको बहुत बार ये वर्ड बताया हूँ। पैलिएट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, पैलिएट है ना। मॉलिफाई आप समझ गए होंगे, मॉलिफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। मॉलिफाई, अल्ले वर्ड आपने सुन रखा होगा है ना, अल्ले इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है ना शांत करना। मॉलिफाई वर्ड आपने सुन रखा है ना, तो मॉलिफाई इस बेहतरीन सिनोनिम हो जाएगा। मॉलिफाई का मतलब शांत करना, अपीज करना जिसे बोलते हैं। अस्वेज वर्ड सुन रखा है ना, अस्वेज, इसका अस्वेज बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। तो यानी मिटिगेट को समझिए। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ के, जैसे दर्द, दुख, दर्द हो, वो कम हो जाए, तब मिटिगेट करना होता है। यानी दुख दर्द कम होना अच्छी बात है ना, तो उस केस में मिटिगेट का यूज़ किया जाता है। तो मिटिगेट का एंटोनिम में फाइंड करना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट हो जाएगा, ख़राब करना, बद से बदतर करना है। एग्रीवेट करना होता है ना, चीज़ों को एग्रीवेट कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया। रिफॉर्म करना, ठीक करना। मेंड सुधार होता है। शार्पन तेज करना होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीवेट हो जाएगा। एंटोनिम फाइंड करना था ना हमें। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर में लिखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट चेंजेस द फॉर्म। अच्छा, नरेशन फाइंड करना है। द प्रीस्ट सेड टू द कन्विक्ट, आर यू नॉट, यानी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब से जब स्टार्ट होते तो आपको पता था, नरेशन बनाते समय इफ़ या वेदर का यूज करते थे, आपको पता है बात है ना। तो इफ़ या वेदर का यूज करिए, और दैट उसके साथ नहीं लगता था, तो दैट इफ़ लगा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इफ़ है, सही, वॉज सही है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो वॉज में रहेगा, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। और यहाँ पर लिखा है सी इज़ प्रेजेंट में, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कन्विक्ट, इफ़ वॉज, इफ़ के साथ वॉज कैसे, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बचा है। सो 2 नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, 2 है ना। आगे बढ़ते हैं, 26 देख लेते हैं। 26 में पैसेज है। अच्छा, पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे, बड़ा आसान है, मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 से लिखा, हाउ फार वॉज डेवली स्टेशन फ्रॉम देहरा। देहरा से कितनी दूर था? तो वो 30 माइल्स था, आपने पढ़ रखा होगा, कितना था? 30 माइल्स था। सो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 27 का देख लेते हैं। 27 में आपको बताना है, व्हेन डिड द ऑथर गो टू विजिट हिज ग्रैंड मदर वाइल ही वॉज इन कॉलेज। कब गया था? तो मई में गया था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मई। 27 का मई हो जाएगा। 28 में क्या था? 28 में था, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर था? तो देहरा में था, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ना, तो ये देहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 19 में लिखा है, वाई डिड द ऑथर वांट टू विजिट देवली। देवली क्यों विजिट करना चाहता था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिकॉज द स्मॉल टाउन ऑफ देवली अराउज क्यूरियोसिटी इन हिम। हाँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 तीसरा 3। और 30 में लिखा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज़ बेस्ट कन्वेड बाय द वर्ड बेस्ट। हाँ, ये हमेशा याद रखना, जब भी देखो जनरली आपको ये उस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, लेकिन एक ही मीनिंग लोगों को पता होती है। बोस्ट के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, दो होते हैं, है ना। जैसे बोस्टेड मतलब, अब इंग्लिश में जैसे मैं कहूँ कि हाँ, टू पजेस समथिंग दैट इज़ सोर्स ऑफ प्राइड। टू पजेस समथिंग दैट इज़ सोर्स ऑफ प्राइड, वो भी हमारी बोस्टेड होती है। बोस्टेड, ध्यान दीजिए, टू पजेस समथिंग दैट इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड। और दूसरा होता है टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड। टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड और टू पजेस समथिंग विद अ सोर्स ऑफ प्राइड, है ना। तो ये हो जाएगा टू पजेस समथिंग दैट इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड, यही मीनिंग, और दूसरा टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड, ये मीनिंग। तो यहाँ पर जो है पजेस करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर टी स्टॉल टॉक नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पैसेज में लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है कायदे से, तो यहाँ पर लिखा था कोई टी स्टॉल है, तो मैं देख रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ। ये देखिए लिखा है द प्लेटफॉर्म बोस्टेड अ टी स्टॉल। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म कोई बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं कर रहा है, तो ज़रा वर्ड को समझिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ड मीनिंग आपको पैसेज के थ्रू पूछे, ऐसे वो सिनोनिम एंटोनिम पूछे तो आप तुरंत लगा दोगे, लेकिन अगर पैसेज के थ्रू कभी पूछे तो आप उसे बड़े ध्यान से समझकर तब आंसर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो बोस्टेड के मीनिंग और सारे दे रखे हैं। बोस्टेड का मतलब यहाँ पर डींगे मारने वाला नहीं है, बोस्टेड का मतलब यहाँ पर पोजीशन वाला है। क्या किस चीज़ का पोजीशन था इस प्लेटफॉर्म के पास? तो टी स्टॉल थी, फ्रूट वेंडर था, एंड फ्यू स्ट्रे डॉग्स थे, और कुछ आवारा कुत्ते भी थे वहाँ पर, है ना। नॉट मच एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं था। बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड देर ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि ट्रेन वहाँ पर केवल 10 मिनट रुकती थी। बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट, जंगल जाने से पहले। वाई इट स्टॉप्ड इट देवली, ऐसा क्यों होता था, क्यों रुकती थी? आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता है। तो ये पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें पढ़िएगा। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो बोस्टेड वर्ड है यहाँ पर, वो किसी चीज़ के डींगे नहीं मार रहा है, कोई बढ़ा चढ़ा कर बताया नहीं जा रहा है, बता नहीं रहा है, वो पोजीशन की बात कर रहा है। तो पोजीशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो बोस्टेड वाला क्या हो जाएगा? पजेस्ड हो जाएगा, ध्यान रखना, पजेस्ड आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से। 30 है क्वेश्चन, लास्ट है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पजेस्ड, ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से देखेंगे, पजेस्ड हो जाएगा। फिर से देखेंगे, बोस्टेड के दो मीनिंग होता है। बोस्टेड का एक मतलब होता है टू पजेस समथिंग दैट इज़ अ प्राइड, सोर्स ऑफ प्राइड, और दूसरा होता है टॉक विद एक्सेसिव प्राइड, है ना। अब इसके सिनोनिम ब्रैग भी हो सकता है, देखो ना, जैसे ब्रैग लिखा है ये, तो ये बिल्कुल सिनोनिम है इसका, लेकिन मीनिंग यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। ब्रैग इसका सिनोनिम तो है, लेकिन मीनिंग यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा 30। सो इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय।